वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह सीखा था कि अगर पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में कोई कण गतिशील है तो उस कण पर कोरियोलिस बल लगता है और उस कोरियोलिस बल के कारण क्या प्रभाव हो रहा था। उस कोरियोलिस बल का यह प्रभाव हो रहा था कि कण जो था वो अपनी गति की मूल दिशा के दाईं ओर विक्षेपित हो रहा था। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो वो बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा था? विक्षेपित हो रहा था। अब इसी चीज का हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि आपको पता है कि कोई भी जो नदी बहती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग देखते हो नदी क्या करती है, अपने जो भी किनारे होते हैं उनको काटते हुए चलती है, जिसको हम कहते हैं इरोजन ऑफ बैंक रिवर। ठीक है ना, नदियों के किनारों का कटाव। तो जैसे मान लीजिए नदी इस तरह से बह रही है, तो एक तो ये किनारा है, एक ये किनारा है, तो कौन से किनारे को काटेगी उस पर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। काटेगी कब मुझे बताओ? अगर कोई चीज सीधी चल रही है तो वो कोई नहीं काटेगी, लेकिन अगर वो तिरछी चलेगी, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा, तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ज्यादा होगा उस किनारे को वो काटते हुए चलेगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस डायरेक्शन में उसका मूव ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, नदी ऐसे कभी नहीं चलेगी। अब सिचुएशन क्या है, नदी कहां पर बहती है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी निर्देश तंत्र हो गया। पृथ्वी निर्देश तंत्र कैसा है? घूर्णी है। तो पहली जो कोरियोलिस बल की पहली शर्त थी कि निर्देश तंत्र घूर्णी होना चाहिए, उसका पालन हो रहा है। दूसरा, नदी है तो वो गतिशील है, तो गतिशील है तो गतिशील कण या गतिशील कोई भी वस्तु उस पर कोरियोलिस बल लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए पृथ्वी का तल पर बहती हुई नदी के पानी पर भी क्या लगता है? एक कोरियोलिस बल लगता है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वो बल किस दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे चल रही है, ये नदी के दो किनारे, एक तो ये किनारा और एक ये किनारा। अगर नदी ऐसे चल रही है तो ये इसका दाहिना किनारा है, जिसको हम कहते हैं राइट बैंक, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक या बायां किनारा। ये तो आप समझ सकते हो, मूल दिशा का दायां और बायां। तो अब ये कौन से किनारे को काटेगी? राइट बैंक को इरोड करेगी या लेफ्ट बैंक को इरोड करेगी, ये आपको समझना है। और इसको हम कोरियोलिस बल के प्रभाव के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी है और कुछ समझाया, उसको आप देखिए एक बार। यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है नदियों के किनारों का कटाव, ये तो आपकी हेडिंग है। फिर मैंने लिखा है माना एक नदी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। मैंने कोई एक डायरेक्शन ले लिया, पूर्व से पश्चिम में ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने इन जनरल ले लिया, एक पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, अतः इसके वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो कैसे लिखेंगे। ये डायरेक्शन आपकी, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। नदी कैसे चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी नदी चल रही है इधर ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है प्लस आई कैप डैश। अगर नदी मान लो ऐसे चलती यूं, तो वो डायरेक्शन कौन सी हो जाती? माइनस आई कैप डैश। अगर नदी मान लो ऐसे चलती तो वो डायरेक्शन हो जाती प्लस जे कैप डैश, और अगर नदी ऐसे चलती तो वो डायरेक्शन हो जाती है आपकी माइनस जे कैप डैश। तो चूंकि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो उसकी डायरेक्शन तो होगी प्लस आई कैप डैश। और वेग को तो हम सिंपल सा कैसा लिख देंगे? वी डैश जो होगा आपका सिंपली वी डैश आई कैप डैश, सॉरी एक मिनट, वी डैश आपका हो जाएगा वी डैश आई कैप डैश। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और वो डायग्राम तो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, बाकी वो डायग्राम तो आपको हमेशा हर डेरिवेशन में बनाना है। पूरा वो अर्थ फ्रेम वाला जो होता है ना, जिसकी सहायता से आप ओमेगा लिखते हो। यहाँ लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ सीधा। और ओमेगा क्या होगा आपका, आप वो डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस बहते हुए पानी पर क्या लग रहा है? कोरियोलिस बल लग रहा है। तो उस बल का मान कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए एफ कोरियोलिस, वो कितना होगा? -2m, और इसका मान होता है ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ये लीजिए -2m, ये आई कैप डैश, ये जे कैप डैश, और ये के कैप डैश, ये 0, ये ओमेगा कॉस लैम्बडा, ये ओमेगा साइन लैम्बडा, और ये केवल आई कैप डैश डायरेक्शन है, और ये वी डैश है, तो ये बाकी दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक बार, ये आई कैप डैश लोगे तो ये इंटू 0, ये इंटू 0, तो आई कैप डैश तो 0 हो गया। फिर माइनस जे कैप डैश, ये लोगे तो ये 0 और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस वी डैश ओमेगा साइन लैम्बडा। फिर प्लस के कैप डैश, तो ये 0 और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस वी डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये वापस माइनस, तो देखो -2m वी डैश ओमेगा साइन लैम्बडा जे कैप डैश, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 2m ओमेगा वी डैश, 2m ओमेगा वी डैश कॉस लैम्बडा के कैप डैश। तो हमारे पास दो डायरेक्शन आ गई, एक जे कैप डैश और एक के कैप डैश। तो जो जे कैप डैश डायरेक्शन है वो तो है क्षैतिज घटक, और जो के कैप डायरेक्शन है वो हमारा है ऊर्ध्वाधर घटक।
तो पृथ्वी तल पर नदी क्षैतिज दिशा में बहती है, तो हमारा इंटरेस्ट केवल किस में होगा, कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक में होगा। तो पहले तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि ये वाला जो घटक है आपका, ये वाला घटक कौन सा है, ये एफ कोरियोलिस का कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो घटक है कोरियोलिस बल का, वो कौन सा घटक है, वो इसका घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट किस में है, केवल क्षैतिज घटक में है। तो मैं यहां पर एक बार वापस लिखता हूं, आप देखिए एक बार, जो एफ कोरियोलिस है आपका, सॉरी एक बार सिस्टमेटिक लिखते हैं, एफ, एक मिनट, एफ कोरियोलिस क्षैतिज, इस घटक की मुझे आप मान क्या, देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को मैं जे कैप के साथ लिख रहा हूं। तो देखो एक बार कैसे लिख रहा हूं, 2m ओमेगा वी डैश और साथ में आपका साइन लैम्बडा और डायरेक्शन मैंने लिख दी माइनस जे कैप डैश। एक बार देखिए आप, ये माइनस चाहे यहां लिखो चाहे एक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी डायरेक्शन क्या, देखो इसकी डायरेक्शन है माइनस जे कैप डैश, यानी अगर जैसे मान लीजिए पानी है आपका, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं पूरा बहुत सिस्टमेटिक। ये पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, तो ये प्लस आई कैप डैश, इधर ये माइनस आई कैप डैश, इधर तल पर ही बात कर रहा हूं, इधर जे कैप डैश और इधर माइनस जे कैप डैश। तो अब जब ये नदी ऐसे बह रही है, तो इस पर कोरियोलिस बल के कारण जो क्षैतिज घटक है उसकी दिशा क्या है, माइनस जे कैप डैश, यानी बल इधर लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये नदी का पानी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो कौन से किनारे को काटेगा, इसी किनारे को काटेगा। और ये किनारा कौन सा है, अगर नदी ऐसे चल रही है तो ये किनारा है उसका राइट हैंड साइड और ये किनारा है उसका लेफ्ट हैंड साइड। तो उत्तरी गोलार्ध में नदी जो बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, अब वो कोई सी भी दिशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूर्व से पश्चिम भी ले लीजिए, उत्तर से दक्षिण से उत्तर ले लीजिए, उत्तर से दक्षिण ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, जिधर नदी बह रही है उसके दाएं किनारे का कटाव करेगी। आप मान लीजिए ऐसे, अगर ये डेरिवेशन पूरा आप जो आपने वी डैश लिया है पश्चिम से पूर्व, अगर वो दक्षिण से उत्तर की तरफ लेते तो नदी मान लो ऐसे बह रही होती, तब भी आप देखते उसकी दिशा क्या आती, कोरियोलिस बल की माइनस आई कैप डैश आती। अगर आप मान लीजिए ऐसे लेते, क्या ऐसे लेते कि नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो जो कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक होता है उसकी दिशा क्या आती, प्लस जे कैप डैश आती। अगर मान लीजिए आप ऐसे लेते कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तो उसकी दिशा क्या आती, माइनस आई कैप डैश आती। आप आराम से घर पर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी नदी प्रवाहित हो रही है, तो वो हमेशा अपने दाएं किनारे का, राइट हैंड साइड का जो भी किनारा होगा उसी का ही कटाव करेगी। ये मैंने केवल एक केस लिया है, आप चारों केस कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो मैंने इसको आगे सिंबॉलिक डायग्राम में भी बताया, उसको आप देखिए एक बार। ये देखो, जैसे नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, ये नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो इस पर कोरियोलिस बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है कोरियोलिस बल, ठीक है, माइनस जे के की तरफ। तो जे के की तरफ लगेगा तो कौन से किनारे का कटाव करेगी, दाएं किनारे का। तो लिख दी लाइन, देखो मैंने क्या लिखा है, अतः स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा से दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर हो जाएगा, बाईं ओर, लेफ्ट साइड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने सारे डायग्राम बना करके एक एक डायरेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया है, और मैंने ये भी बता दिया कि नदी चाहे ऐसे बहे, चाहे ऐसे बहे, चाहे ऐसे बहे या ऐसे बहे, कैसी भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, आप फाइनली जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो एफ कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक आएगा उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार होगी कि वो आपको ये दर्शाएगी कि नदी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने किनारे का ही कटाव करेगी। यानी नदी अगर ऐसे बह रही है तो वो इधर घूमेगी, नदी अगर ऐसे बह रही है तो इधर घूमेगी, नदी अगर ऐसे बह रही है तो इधर घूमेगी, और अगर ऐसे बह रही है तो वो इधर घूमेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई सी भी डायरेक्शन लेकर के अपने आप इसको करके चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो मैंने बता दिया। अब हम लोग एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी तक तो हमने बात की है क्षैतिज दिशा की, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा की। कि मान लीजिए पृथ्वी तल पर ऊंचाई से कोई h हाइट पर कोई वस्तु है, वो नीचे गिर रही है। तो देखो पृथ्वी तल पर गिर रही है, तो पृथ्वी तल है तो घूर्णन गति तो कर ही रहा है, और कोई वस्तु गिर रही है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो ओमेगा भी एग्जिस्ट कर रहा है और वी डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस वस्तु पर निश्चित रूप से क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा ही लगेगा। तो अब हमें उस पर लगने वाले कोरियोलिस बल का पहले तो मान निकालना है, और जब हम मान निकाल लेंगे तो उसका हम प्रभाव भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए अगले डेरिवेशन को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है, देखो मैंने हेडिंग क्या लिखी है, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। यानी कोई पृथ्वी तल है, किसी h हाइट पर कोई वस्तु है जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऊपर से फेंक रहे हैं, फेंकेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेग होगा। हम फेंक नहीं रहे, हम केवल सिंपली ऊपर ले जाकर इसको छोड़ रहे हैं। तो जब छोड़ रहे हैं तो t इज इक्वल टू जीरो पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो अब चूंकि ये कण नीचे आएगा तो निश्चित रूप से इस कण पर क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा। तो वो बल का मान कितना होगा और उस बल का प्रभाव क्या होगा, वो हमें पूरा इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो देखो डायग्राम तो आपको वापस यही बनाना है। इस डायग्राम के आधार पर आपने ओमेगा लिख दिया, फिर मैंने क्या लिखा है, माना m द्रव्यमान का कोई कण h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो होती है, गिर रहा है तो t सेकंड पश्चात इसके वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए h ऊंचाई से आपने वस्तु को छोड़ा तो t इज इक्वल टू जीरो पर तो उसका वेग क्या है, जीरो है। अब जैसे ही वो नीचे जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो किसी समय t पर उसका वेग कितना होगा, तो वेग का फॉर्मूला आप सिंपल सा जानते हो, मैं साइड में बताता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है या u प्लस gt होता है। तो किसी समय t पर u तो इनिशियल में तो u जीरो है तो v कितना हो जाएगा 80, और चूंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो a की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम में लेंगे। और नीचे की तरफ दिशा क्या होती है, देखो ऊपर की तरफ आपने दिशा बताई है प्लस k कैप। अब यहाँ पर i कैप डैश और j कैप डैश की बात नहीं करेंगे। i कैप डैश और j कैप डैश की बात हम तब करते हैं जब कण क्षैतिज दिशा में गतिशील हो। अब कण क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ तो प्लस k कैप डैश और नीचे की तरफ माइनस k कैप डैश। तो इसके वेग को हम कैसे लिखेंगे, देखो वेक्टर v अगर लिखता हूं तो वेक्टर v सिंपल ही हो जाएगा gt, और चूंकि वो नीचे गिर रहा है तो उसकी दिशा हो जाएगी माइनस k कैप डैश। आराम से आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को देख लीजिए, बहुत सिंपल चीज है। gt तो कैसे आया, ऐसे आया, a की जगह g लिख दिया, और माइनस क्यों आया, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब आपको ओमेगा भी पता चल गया, v डैश भी पता चल गया, तो सिंपल सी बात है, नीचे गिरते हुए वस्तु पर कोरियोलिस बल का मान आप निकाल लीजिए। तो वही मैंने निकाला है, देखो क्या लिखा है, अतः इस कण पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, ये लिख दिया -2m i कैप डैश j कैप डैश, ये पूरा लिख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ये -2m, सबसे पहले i कैप डैश को अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये i कैप डैश ये हो जाएगा आपका -gt ओमेगा कोस लैम्बडा, ठीक है, और ये तो जीरो हो गया। फिर j कैप डैश लूंगा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये लूंगा तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मेरे पास केवल एक ही पद आ रहा है। आप इसको आराम से कैलकुलेट करके देख लीजिए, और वो एक पद क्या आ रहा है, 2m gt ओमेगा कोस लैम्बडा, और डायरेक्शन आ रही है सिंपली i कैप डैश। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके f कोरियोलिस का। ये आपको मान ध्यान रखना है। अब कोरियोलिस बल का मान तो आपने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब केवल डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन इसकी क्या है, प्लस आई कैप डैश है। प्लस आई कैप डैश का मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए एक बार, मैं इसको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी है आई कैप डैश, ये है माइनस आई कैप डैश, ये है जे कैप डैश, और ये है माइनस जे कैप डैश, और वस्तु कोई ऐसे ऊपर से गिरी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में खड़ा हूं, इस रूम में किसी न किसी तल पर खड़ा हूं, तो तल में जो ये नीचे की ये दिशा है वो आई कैप डैश है, ये दिशा है वो माइनस आई कैप डैश है। तल पर नीचे की तरफ वो ये दिशा जो है आपकी, ये इस तरह से नीचे की तरफ, ये ध्यान रखना, वो है प्लस जे कैप डैश, और ऐसे तल पर नीचे की तरफ माइनस जे कैप डैश, और वस्तु गिर रही है ऐसे नीचे, तो ये नीचे की तरफ दिशा है माइनस के कैप डैश, और ऊपर की तरफ दिशा है प्लस के कैप डैश। तो अब जैसे ये वस्तु नीचे गिर रही है, अगर इस पर कोई बल नहीं लगता तब तो ये सीधी सीधी नीचे जानी चाहिए, लेकिन इस पर कोरियोलिस बल लग रहा है, और उसकी दिशा क्या है, प्लस आई कैप डैश। तो प्लस आई कैप डैश किधर है, इधर की तरफ, याद रखना किधर है, इधर की तरफ। तो ये वस्तु देखो जैसे जानी तो कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, लेकिन ये इधर जब जाएगी तो इधर बल लगेगा, तो ये इधर तिरछी हो जाएगी, देखो ऐसे ही हो, ऐसे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वस्तु अगर ऊपर से ऐसे आ रही है ना, यूं तो ये ऐसे नहीं आएगी, क्या आएगी, इस तरह से वस्तु आएगी, क्योंकि उधर क्या लग रहा है, प्लस आई कैप डैश की तरफ क्या लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लस आई कैप डैश कौन सी दिशा है, स्पेसिफाई कर रखा है मैंने, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकल गया कि अगर पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्व कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उस पर कोरियोलिस बल लगता है, और उस पर लगने वाले कोरियोलिस बल के कारण जो कण है वो पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित या विस्थापित हो जाता है। ये निष्कर्ष अभी मैं यहां लिख दूंगा, और ये आपको मैंने बता भी दिया क्या है। तो अब आपको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। एक तो आपको यह बताना था कि किस दिशा में कोरियोलिस बल लग रहा है और उसका प्रभाव क्या है, वो मैंने बता दिया। और दूसरा
ये भी चीज आप इस तरह से सोचिए कि जैसे मान लीजिए कण अगर यहां से छोड़ता हूं तो ये कण यहां आके नहीं गिरेगा, ये कण कहां गिरेगा, किसी इस स्थान पर आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस कण पर क्या लग रहा है, अब बल लग रहा है, तो बल के कारण इधर घूम रहा है, तो इस किसी स्थान पर आकर गिरेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया एक अतिरिक्त विस्थापन, जिसको हम कहेंगे एक्स डैश। वो सीधा जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट इसको माने और इसके 0 के ऊपर ले जाकर के अगर हम गिराए तो वापस 0 पर नहीं गिरेगा, क्या होगा, प्लस आई कैप डैश डायरेक्शन में किसी एक दूरी पर जाकर के गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है। तो अगला काम हमें क्या करना है, ये कितना विस्थापित हुआ वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं जो चीजें लिखना चाह रहा हूं वो मैं लिख देता हूं और फिर मैं उस विस्थापन को भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो एक बार आप नोट कीजिए, तो आप देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको मैंने निष्कर्ष के रूप में क्या लिखा है, अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता हुआ कण कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा की ओर और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा तो पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होगा। ये मैंने बता दिया। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये कण ऐसा नहीं आकर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ विक्षेपित या विस्थापित हो जाएगा। तो इसका प्रभाव हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट काम ये भी कर लेते हैं कि ये कितना विस्थापित होगा जब पृथ्वी तल पर आकर के गिरेगा, तो कितनी दूरी पर जाके गिरेगा। जैसे मान लीजिए यहां से शुरू हुआ तो एक तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर ऐसा तो होगा नहीं, वो क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित होगा। तो कितना विक्षेपित होगा उसकी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो इन जनरल गति की समीकरण होती है वो होती क्या है, F = m d2x/dt2। ये हम एक जनरल समीकरण जानते हैं। आपको पता होगा कि जो आपका F होता है वो क्या होता है, ma, या इस F को आप ऐसे भी लिखते हो m d2x/dt2, इस तरह से लिखते हो। तो हमारे पास, और ये x क्या है, एक तरह का विस्थापन है। ये विस्थापन क्या हुआ, इस बल के कारण हुआ है। तो यहां पर जो ये विस्थापन हुआ है, अगर मान लीजिए मैं m d2x/dt2 लिखता हूं तो ये विस्थापन किस बल के कारण हुआ है, कोरियोलिस बल के कारण हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो आप एक बार, F कोरियोलिस = m d2x/dt2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कोरियोलिस के कारण क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो अब F कोरियोलिस का मान मैंने निकाला, देखो क्या निकाला, 2m ओमेगा gt cos लैम्बडा। अब आपको डायरेक्शन नहीं लिखनी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ स्केलर लेकर के चल रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई। मान देख लीजिए एक बार, 2m ओमेगा gt cos लैम्बडा, ठीक है। ये लीजिए 2m ओमेगा gt cos लैम्बडा, ये किसके बराबर है, m d2x/dt2। अब हमें तो किसका मान निकालना है, x डैश का मान निकालना है। तो आप पहले एक बार इंटीग्रल करोगे तो ये आएगा dx/dt, फिर एक बार और इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, x डैश आपके पास आ जाएगा। तो हमें इस इक्वेशन का 2 बार क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये m से m चला गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, 2 ओमेगा gt cos लैम्बडा = d2x/dt2। तो मैं सीधा लिख देता हूं, जैसे आप एक बार समाकलन करोगे, सीधा लिख लीजिए आप, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो क्या होगा, देखो मैं इधर लिख देता हूं एक बार, dx/dt = एक बार t के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, t²/2। तो एक 2 से 2 चला जाएगा, तो ये हो गया, देखो मैं लिख देता हूं 2 ओमेगा g t²/2 cos लैम्बडा। ये 2 से 2 चला गया, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन है। तो जब भी आप समाकलन करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का मान हम कैसे निकालते हैं, कुछ इनिशियल या प्रारंभिक शर्तों के आधार पर निकालते हैं। और प्रारंभिक शर्तें क्या है, प्रारंभिक शर्त में लिख सकता हूं, देखो एट t = 0। मुझे बताओ t = 0 पर जब कण यहां था तो उसका वेग कितना था, 0 था, ठीक है। अगर उसका वेग 0 है तो इसका मतलब dx/dt भी क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 है तो t = 0 लिखा, dx/dt भी 0, तो a का मान ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 0 आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा dx/dt = 2 से 2 चला गया, मेरे पास बचा क्या है, देखो ओमेगा g t² cos लैम्बडा। ये लिख दो, ओमेगा g t² cos लैम्बडा। अब इस समीकरण का एक बार और समाकलन करते हैं, आप लिख लीजिए, समाकलन करने पर, तो वापस लिखते हैं, देखो x डैश समाकलन करोगे तो ओमेगा g, ये हो गया t³ cos लैम्बडा प्लस कोई कांस्टेंट b। अब वापस से वही कंडीशन, एट t = 0, x डैश भी क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि देखिए t = 0 पर तो कण यहाँ है, जबकि x डैश ये है, तो t = 0 पर तो कोई विस्थापन हुआ ही नहीं, तो x डैश भी क्या होगा, 0 होगा आपका। तो इससे आपके क्या आ जाएगा, b = आ जाएगा 0, क्योंकि जैसे आप t 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, तो b भी 0। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, x डैश = 1/3 ओमेगा
cos लैम्बडा टी क्यू, ये आपके विस्थापन का मान आ गया। यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु पृथ्वी तल पर नीचे की ओर गिर रही है तो कोरोलिस बल का क्या प्रभाव होगा, तो दो तरह के प्रभाव आपको बताना है। पहला प्रभाव तो बताना है कि इस कोरोलिस बल के कारण जो कण है वो अपनी मूल दिशा से विचलित होगा। तो सबसे पहले ये बताना है किस दिशा में विचलित होगा, तो आपने बता दिया वो पूर्व दिशा में विचलित होगा। और दूसरा प्रभाव ये है कि कितना विचलित होगा, यानी कितना विस्थापन होगा, तो उस विस्थापन का मान मैंने ये बता दिया। अब अगर आप चाहो तो इस विस्थापन को हम इस टी को हटा करके मैं एक और इसको नए फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो जनरली आपसे पूछा जाता है, उसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हो न्यूटन गति का समीकरण H = ut प्लस हाफ GT², ये आप जानते हो। तो आपको पता है इनिशियल में u = तो 0 लिया है, तो यहां से h क्या आ जाएगा मुझे बताओ, हाफ GT²। तो यहां से t क्या हो गया मुझे बताओ, 2h/g⁻1/2। अब मैं इस t को हटाना चाह रहा हूं क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार इसको सिद्ध करना भी पूछ लेते हैं। कैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए वस्तु पर लगने वाले कोरोलिस बल के कारण इतना विस्थापित होगा। मैं अभी मान निकालूंगा, उस मान को एज इट इज सिद्ध करना पूछ लेते हैं। तो आंसर तो आपका यहां तक भी सही है, लेकिन अगर आपको उस रूप में पूछे जिसमें t नहीं हो तो t को इस तरह से हटाया जाता है। वो जो पूछेगा उसमें ओमेगा होगा, g होगा, h होगा। तो इस t को मैं हटा देता हूं। तो देखो अब क्या हो गया, h डैश = 1/3 ओमेगा g, और ये हो गया आपका 2h/3/2 cos लैम्बडा। तो कई बार आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको आराम से समझ करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया फाइनली कितना विस्थापन हुआ। तो ये जो टॉपिक था वो हमने डिटेल में समझ लिया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोरोलिस बल के जो अनुप्रयोग थे उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप एक एक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से, मैंने तो चूंकि पूरा लिख करके ही बताया, कोई एक वर्ड भी नहीं छोड़ा है, तो आपके लिए नोट्स बनाना तो कोई टिपिकल रहेगा ही नहीं, और साथ साथ आप चीज़ों को आसानी से समझ भी सको, उसी रूप में इस लेक्चर को बनाया गया है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा। अब इसके पश्चात हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।